नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। देश और प्रदेश की और अपने क्षेत्रों की खबर देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। पूर्व सांसद व वर्तमान सपा विधायक रमाकांत यादव पर पुलिस ने जहरीली शराब कांड मामले में शिकंजा कस दिया है। अनुराग आर्य एसपी ने कहा है कि विवेचना जारी है। अन्य अभियुक्तों की तरह रमाकांत यादव पर भी एनएसए और गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ के अरौला थाना क्षेत्र के माहौल के बहुचर्चित जहरीली शराब कांड की विवेचना में पुलिस ने आरोपियों में उनका नाम शामिल किया है। रिमांड के लिए एमपी एमएलए कोर्ट में अर्जी लगाई। फरवरी 2022 में शराब कांड में 7 की मौत हुई थी। अब तक 13 लोगों को जेल भेजा चुका है। इनमें से 6 आरोपियों पर गैंगस्टर और एनएसए की लग चुका है। एसपी ने इस मामले में कहा है कि विवेचना की जा रही है। अन्य अभियुक्तों की तरह रमाकांत यादव पर भी एनएसए और गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की जाएगी। सुनिए क्या कुछ कहा है एसपी अनुराग आर्य ने। शराब कांड में सर पूर्व सांसद और वर्तमान विधायक का भी नाम सामने आया है। थाना अरौला अंतर्गत फरवरी के माह में जो अवैध शराब की घटना हुई थी, जिसमें कुछ लोगों की मृत्यु हुई थी, उसमें एफआईआर नंबर 39/22 पंजीकृत की गई थी। 13 लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करते हुए चार्जशीट लगी थी। इसकी विवेचना प्रचलित थी। विवेचना के दौरान अभियुक्त रमाकांत यादव का नाम इस विवेचना में प्रकाश में आया। पुलिस के द्वारा बहुत साइंटिफिक तरीके से विवेचना की गई और माननीय न्यायालय से इनके रिमांड की रिक्वेस्ट की गई है। माननीय न्यायालय के सामने ये प्रक्रिया अभी चल रही है। सर, इसको 6 महीने का समय लग गया, लंबा समय लग गया, जबकि मुख्यमंत्री बार-बार अपने सभाओं में करते रहे। विवेचना में लंबा समय लगा। जैसा कि आप अवगत हैं कि इस विवेचना को शुरू से ही हम लोगों ने बहुत गंभीरता से लिया और जैसे जैसे लोग इसमें शामिल होते रहे, जिनका पता चलता रहा, उनके खिलाफ पुलिस के द्वारा लगातार कार्रवाइयाँ की गई हैं। और अभियुक्त रमाकांत यादव का जब नाम इसमें प्रकाश में आया है, एविडेंस पुलिस के द्वारा साइंटिफिक तरीके से गैदर किया गया है और उसके बाद ही कोर्ट से प्रेयर की गई है कि इनका रिमांड इस मुकदमे में भी बनवाया जाए। सर, अब जो पुलिस विवेचना में इनको दोषी पा रही है, बिल्कुल, जिस प्रकार से 13 लोगों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की और 6 के विरुद्ध एनएसए की कार्रवाई पुलिस के द्वारा ऑलरेडी की जा चुकी है, तो अभी विवेचना प्रचलित है। विवेचना में आगे बहुत साइंटिफिक तरीके से इसको करते हुए और जो भी निर्धात्मक कार्रवाइयाँ हैं वो पूरी सुनिश्चित की जाएंगी। अभी तक कितने लोग जेल में हैं? इसमें कुल 13 लोग जेल में हैं, जिनके खिलाफ चार्जशीट लग चुकी है और विवेचना अभी हमारी प्रचलित है। अगर और भी लोग इसमें कोई शामिल रहे होंगे, उन बिंदुओं पर विवेचना की जा रही है, उनके ऊपर भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। अवैध शराब माफिया के 3 अभियुक्तों के विरुद्ध रासुका के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। कस्बा माहौल में अभियुक्त रंगेश यादव की ठेके की दुकान से मिलावटी अपमिश्रित अंग्रेजी शराब के पीने से 7 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके संबंध में थाना अरौला पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें नामित प्रकाश में आए अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत एफआईआर दर्ज कर 14 के अंतर्गत संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई की गई है। अभियुक्तों के जमानत पर छूटने की संभावना के दृष्टिगत लोक व्यवस्था पर दुष्प्रभाव पड़ने की पूर्ण संभावना के मद्देनजर प्रभारी निरीक्षक थाना अरौला की रिपोर्ट पर पुलिस अधीक्षक के पत्र के आधार पर जिलाधिकारी आजमगढ़ द्वारा अभियुक्त नदीम पुत्र मोहम्मद सईद निवासी रुपाईपुर अरौला आजमगढ़, रंगेश पुत्र बजरंगी निवासी परतिहा खुटहन जनपद जौनपुर और मोहम्मद सलीम पुत्र मोहम्मद सईद निवासी माहौल अरौला आजमगढ़ के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3(2) के तहत कार्रवाई की गई है। अभी तक 6 अभियुक्तों के विरुद्ध एनएसए की कार्रवाई की गई है। मामले में एसपी अनुराग आर्य ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। फरवरी माह में थाना अरौला अंतर्गत एक घटना हुई थी, जिसमें अवैध शराब के सेवन से कुछ लोगों की मृत्यु हुई थी। इसमें पुलिस के द्वारा एफआईआर पंजीकृत करते हुए गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई थी। इसमें 3 अभियुक्तों के विरुद्ध रंगेश यादव, जो उस सरकारी ठेके का अनुज्ञापी था, मोहम्मद नदीम और मोहम्मद सलीम, जो इस कारोबार को संचालन करने में और अवैध शराब के निष्कर्षण में शामिल थे, इन तीनों लोगों के विरुद्ध एनएसए की कार्रवाई की गई है। इसमें पुलिस के द्वारा डीएम साहब को रिपोर्ट भेजी गई, जिनके द्वारा एनएसए का ऑर्डर पास करते हुए इनके विरुद्ध और उसको इनको तामील कराया गया है। जो भी अभियुक्त इसमें शामिल रहे हैं, इनमें से 6 के विरुद्ध एनएसए की कार्रवाई ऑलरेडी पुलिस के द्वारा की जा चुकी है। बाकी लोगों के विरुद्ध भी विवेचना को प्रचलित रखते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी।
आजमगढ़ जनपद के निजामाबाद में विदेशी नेपाली महिला को लेकर एक युवक फरार हो गया है। नेपाल राष्ट्र के पर्वत बागलाम मलाज के निवासी सागर पुत्र हरि ने बताया कि निजामाबाद में परिवार के साथ रहते थे और रानी किसराय और निजामाबाद में रेस्टोरेंट भी चलाते थे। प्रार्थी का रेस्टोरेंट निजामाबाद में टाइगर चाइनीज रेस्टोरेंट के नाम से था और दुकान पर साफ सफाई के कार्य करने के लिए अरमान पुत्र इरफान ग्राम सीधा सुल्तानपुर थाना सरायमीर को रखा था। 27 जुलाई रात्रि में दुकान का नौकर अरमान पुत्र इरफान निवासी सीधा सुल्तानपुर थाना निजामाबाद ने पूजा पत्नी सागर को लेकर फरार हो गया और साथ में 1 लाख रुपया कैश और 5 थान सोना भी साथ लेकर फरार हो गया। जब इसकी सूचना पीड़ित सागर को हुई तो अपनी पत्नी को फ़ोन लगाया तो फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। लाख कोशिश करने के बाद जब कहीं पता नहीं चला तो विजय ने इसकी सूचना पुलिस को दी और थाना निजामाबाद में नामजद तहरीर दी, लेकिन पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर मामले की लिपापोती कर रही है। पीड़ित विदेशी है, छोटा बच्चा लेकर थाना का चक्कर काट लगा रहा है। आज पीड़ित भाजपा कार्यालय में जाकर मदद की गुहार लगाई है। क्या नाम है? नमस्कार, मेरा नाम है सागर हरी खड़का। मैं नेपाल से हूँ, नेपाल बागलूम से हूँ। कहाँ दुकान आपकी है? मेरा दुकान है नामनगर में। किस चीज़ का है? होटल चाइनीज़ का रेस्टोरेंट है छोटा सा। अच्छा, क्या मामला है? एक होटल है मेरा उधर नंदनगर के पटेल नगर में। तो मैं पटेल नगर देखता था तो मेरी मिसेस ये होटल संभालती थी, मेरी मम्मी भी थी और एक लड़का रखा था, मुस्लिम लड़का। हाँ, उसने यहाँ काम करता था। उसका नाम है अरमान, उसका घर है सीधा सुल्तानपुर। उसने मेरे बीवी को अपहरण करके यहाँ से ले गया रात को 10 बजे शुक्रवार को। तो आपने पुलिस को सूचना दिया? पुलिस को सूचना दिया, निजामाबाद पुलिस थाने पे एसओ साहब को भी मैं सूचना दिया। तो मेरे को मिसिंग रिपोर्ट बना के मुझे दे दिए कि बोले हैं कि तुम आज़ाद हो गए हो, तुम अभी कुछ मत करो, हम लोग करेंगे बोले हैं। लेकिन 8 दिन हो गया, अभी तक कुछ हुआ नहीं, पता नहीं लगा। कितना दिन से काम कर रहा था? 4 महीने से वो काम कर रहा था और उसका भाई भी था, उसी ने लाया था। उसका नाम है सलीम, उसने लाया था। तो मैं मत रखो बोलते बोलते भी उसने रखा था। तो वो बाद में उसको मार के भगा दिया और वो लोग ने प्लानिंग किए, ऐसे ऐसे षड्यंत्र किए वो लोग ने। तो बस पत्नी के पास बच्चे वगैरह भी थे? मेरे 6 साल का बच्चा है, यही स्कूल में डाला हूँ, उसको भी छोड़ के चली गई। उसके साथ? जी सर। उत्तर प्रदेश पुलिस की एसआई भर्ती प्रक्रिया में धांधली के खिलाफ उत्तर प्रदेश के एसआई आवेदकों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के प्रख्यात वकील डॉक्टर एपी सिंह ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में रीट पिटीशन फाइल कर दी है। मीडिया से बात भी की है डॉक्टर एपी सिंह ने, सुनिए। के थे या जो एग्ज़ाम सेंटर चला रहे थे, इस तरह के सैकड़ों लोग अरेस्ट हुए और यहाँ तक कि जो उसकी सिलेक्शन लिस्ट दी गई, जो जेल में थे कैंडिडेट, जो जेल में नकल करते पकड़े गए, उनके नाम भी सेलेक्ट लिस्ट में दे दिए गए। इससे बड़ी और भ्रांति क्या हो सकती है? इससे बड़ी और यूपीएसआई भर्ती कितनी जिम्मेदार भर्ती थी जो उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी उनके कंधों पे आने वाली। तो आप समझ सकते हैं जिस भर्ती में ऐसा कहा गया, माना गया, आंकड़े आए हैं, अखबारों के हैं, सबूत तथ्य है कि 15 से 20 लाख रुपए लिए गए उस भर्ती में, उनके नाम आ गए। उसके बाद कट ऑफ लिस्ट, उसके बाद जो चीज़ें दी गई, लाइन बिछा दी गई, ऑनलाइन जो एग्ज़ाम दिए गए उनमें नेट का, आईटी टेक्नोलॉजी का इतना गलत प्रयोग किया गया, लाइन बिछा दी गई और साल्वर गैंग ने पहले से ही क्वेश्चन पेपर की आंसर शीट तैयार कर रखी। 59 मिनट में 60 क्वेश्चन के आंसर दे दिए गए। पूरे टाइम छात्र कैंडिडेट जो अभ्यर्थी थे यूपीएसआई के, वो खाली बैठे रहे और उसके बाद उसके साल 59 मिनट में 60 क्वेश्चन के आंसर दे दिए गए। तो इतनी बड़ी भ्रांति रही, इतनी बड़ी भ्रष्टाचार हुआ, इतना बड़ा करप्शन हुआ, जिसको स्पेशल टास्क फोर्स ने भी लिया और कई लोग अरेस्ट हुए, अभी भी जेल में हैं। और इस बारे में अब सरकार कह रही है कि मेडिकल की लिस्ट जारी करेंगे, जो कि पूरी तरह से गलत है। इसके लिए हमने यूपीएसआई के जो कैंडिडेट थे उनकी तरफ से माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय में ये याचिका डाली है, जिस आधार पर जिसमें हमने पूरी भर्ती प्रक्रिया को
रोक लगाने की मांग की है, मेडिकल न किया जाए और पूरा सुचारू रूप से इम्पार्शल तरीके से हुआ। जैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑल इंडिया उसके मेडिकल एग्जामिनेशन हुए थे, उसमें भी ऐसे गैंग पकड़े गए थे जिस आधार पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पूरे देश के उस एग्ज़ाम को रोक लगा दी थी और दोबारा एग्ज़ाम करने के लिए कहा गया था। इसी तरह से मेरा माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट से अनुरोध है, यूपीएससी 2020-21 के पूरे एग्ज़ाम पूरे प्रोसेस पर रोक लगा दी जाए, ख़त्म कर दिया जाए, कैंसिल कर दिया जाए और फिर से साफ सुथरी, पारदर्शी, निष्पक्ष रूप से जैसा कि माननीय योगी जी की सरकार है दिखती है वैसा यूपीएससी भर्ती में भी होना चाहिए, जिससे लोगों को एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल न्याय मिलते हुए दिख सके और हो सके। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत ऑडिटोरियम राजकीय मेडिकल कॉलेज आजमगढ़ में आज अंतिम दिन बिजली महोत्सव ऊर्जा दिवस 25 जुलाई 2022 और 30 जुलाई 2022 के अवसर पर उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य पावर @ 47 के रूप में आयोजित कार्यक्रम का मुख्य महाप्रबंधक एनटीपीसी टांडा संजय कुमार सिंह, महाप्रबंधक एनटीपीसी टांडा SN पणिग्राही, महाप्रबंधक एनटीपीसी टांडा परवेज खान द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर जनपद के राजा बेनी माधव सिंह बोंदू आहे, कैप्टन मोहन सिंह, मुक्तिनाथ उपाध्याय, महापंडित राहुल सांकृत्यायन, अयोध्या सिंह हरिऔध, आचार्य चंद्रबली पांडे, अल्लामा शिबली नोमानी कैफी आजमी आदि को याद करते हुए कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया। इसके साथ ही सूत्रधार संस्थान आजमगढ़ द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम और नुक्कड़ नाटक बिजली की यात्रा के माध्यम से ऊर्जा के क्षेत्र में भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा आज़ादी से अब तक ऊर्जा एवं नवीनीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में विकास एवं भविष्य में प्राप्त होने वाली विकास संभावनाओं को प्रदर्शित किया गया, जो काफ़ी सराहनीय रहा। आजमगढ़ की अतरौलिया से खबर है, जहां सौसैया संयुक्त जिला चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर के झा को सेवानिवृत्त होने पर विदाई दी गई। बता दें कि विदाई समारोह का आयोजन किया गया था, जिसके मुख्य अतिथि आजमगढ़ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर IM तिवारी तथा विशिष्ट अतिथि पूर्व मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर AK मिश्रा रहे। विदाई समारोह में मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा डॉक्टर के झा को स्मृति चिन्ह और अंग वस्त्रम भेंट किया गया। विदाई समारोह में नम आंखों से डॉक्टर के झा का विदाई करते हुए डॉक्टर AK मिश्रा ने कहा कि डॉक्टर के झा के साथ मिलकर हमने इस हॉस्पिटल को संजीत किया है। आज हॉस्पिटल अपनी बुलंदी पर पहुंचा है, इसमें कहीं ना कहीं डॉक्टर के झा की मेहनत रंग लाई है। अपनी जिम्मेदारियों का अच्छे ढंग से निर्वहन किए। आइए सुनाते हैं कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर IN तिवारी, पूर्व CMO डॉक्टर AK मिश्रा, डॉक्टर के झा और डॉक्टर प्रदीप सिंह ने क्या कुछ कहा। सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल के बारे में आपको जानकारी है, क्योंकि जब हॉस्पिटल अर्धनिर्मित था तभी से आप यहाँ का चार्ज लिए और यहाँ से होते हुए आप इस जिले पर पहुँचे, तो हमें लग रहा है कि सर जो उम्मीद जो पैमाना आपने बनाकर गया था, क्या झा साहब उस पैमाने पर खरे उतरे? झा साहब को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता था। मैं जिला अस्पताल में फिजिशियन था, ये पीडियाट्रिशियन थे, तो हम लोगों ने लगभग 10 साल एक साथ काम किया था। और जब मैं यहाँ ज्वाइन किया तो ये हुआ कि कुछ डॉक्टर्स ऐसे आवे कि जैसे ये नया अस्पताल चले, तो उसमें मैंने डॉक्टर के झा, डॉक्टर LC यादव, डॉक्टर पाल, डॉक्टर प्रदीप, डॉक्टर सतीश कनौजिया का भी नाम था, लेकिन दुर्भाग्यवश इनका स्थानांतरण यहाँ के बजाय दूसरी जगह हो गया। तो ये पूरी टीम आई और इस पूरी टीम ने, फिर हमारे फार्मासिस्ट आ गए और सब लोग आए और इन सबके मन में यही था कि इस अस्पताल को हमें चलाना है। और शुरुआत में ही अस्पताल की ऐसी ख्याति हुई कि कोई 100 सैया अस्पताल इसे नहीं कहता है। ये मिनी PGI के नाम से मशहूर हो गया। पूरे अंबेडकर नगर, टांडा, जहांगीरगंज, ये सब लोग मिनी PGI के नाम से इसको आज भी कहते हैं। इवन अंबेडकर नगर मेडिकल कॉलेज से कुछ मरीज अगर रेफ़र होते थे PGI के लिए तो वो पहले यहीं आते थे। मिनी PGI में हकीकत है। और अभी भी आप अगर 100 सैया कहेंगे तो लोग नहीं समझ पाएंगे। अभी तो इसका कुछ नाम भी शायद बदल गया है ऑफिशियली, इसको मिनी PGI के नाम से ही लोग जानते हैं। तो इस अस्पताल के उपलब्धि के बारे में ये शब्द ही काफ़ी है। तो सर क्या आपका पुराना अनुभव रहा है हॉस्पिटल से, जैसा कि सर आप ही के समय से इसको मिनी PGI कहा जाने लगा, तो सर क्या लगता है कि हॉस्पिटल अपनी बुलंदियों को छू रहा है? बुलंदियों को छू तो नहीं रहा, लेकिन नज़दीक पहुंच रहा है। क्योंकि मैंने अपने कार्यकाल में मैंने सर्जन, ENT सर्जन, आई सर्जन, एक गायनेकोलॉजिस्ट को छोड़कर मैंने हर स्पेशलिटी के डॉक्टर्स को यहाँ मैंने पेरिफेरी से भेज दिया था।
अब केवल MCH विंग जो हमारा है, तो उसके लिए भी आज का दिन इतना शुभ है कि CMO साहब ने अखबार में निकाला है, आप पढ़े भी होंगे अखबार, आज देखे होंगे कि MCH विंग के लिए कम से कम 7-8 पोस्ट निकली हुई है। तो जो बाकी कमी है वो डॉक्टर प्रदीप साहब के कार्यकाल में पूरी होगी। हॉस्पिटल में आप अपने एक सहयोगी को सेवानिवृत्त कर रहे हैं सर, ये भावुक पल है, उनके लिए सर कोई संदेश? ये शाश्वत सत्य है, जो भी आया है वो जाएगा। सेवा काल में अगर हम आए हैं तो रिटायरमेंट भी होगा। इसके लिए हम मानसिक रूप से पहले ही तैयार हो जाते हैं। डॉक्टर झा से मेरी अक्सर बात हुआ करती थी और वो काउंट डाउन किया करते थे कि हाँ सीमो सर अब हमारा इतना दिन बाकी रह गया, इतना दिन बाकी रह गया। तो वो प्रतीक्षा की घड़ी रहती है और ख़ासतौर से अगर सुखद क्षण बीता है, आप निर्विवाद बिना किसी दाग के सेवा काल पूरा करते, तो इसमें एक बड़ी उपलब्धि है और इसके लिए मैं डॉक्टर झा को बधाई भी देता हूँ और आगामी जीवन के लिए भी हमें इनको शुभकामनाएं देता हूँ। सर नए CMS के लिए कोई है कि किसी का नाम आया या अभी प्रक्रिया में है? अभी तो डॉक्टर प्रदीप आपसे चार्ज लेंगे और जैसा कि डॉक्टर प्रदीप के बारे में मैंने सुना भी है और कुछ व्यक्तिगत हमारे अनुभव भी हैं, मुझे उम्मीद है कि डॉक्टर झा के स्थान की भरपाई करेंगे। उनमें जो भी सहयोग की आवश्यकता होगी मेरे स्तर से मैं हमेशा सहयोग करूंगा और मैं समझता हूँ कि जो भी टीम यहाँ की है वो अच्छा कार्य करेगी और यहाँ के लोगों की भावनाओं पर खरी उतरेगी। संस्थापक सदस्य लगभग 6.5 साल का आपका कार्यकाल रहा। इस 6.5 साल की आप अपनी अनुभूतियों को सब बताएं। बहुत अच्छा अस्पताल, बहुत अच्छे स्टाफ, सबके सहयोग से काम अच्छा होता रहा। आज तो बहुत काम हो रहा है। तो जैसे विदाई समारोह तो दुखद होता ही है सर, अभी भी स्टाफ के तमाम लोग अभी आपके विदाई में कुछ लोगों की आंखें नम हो गई, उनके लिए सर कोई संदेश? विदाई होता है, विदाई तो सत्य है ना, विदाई तो होना ही होना है और नम आंखें होती, कुछ लोग ही होती, कुछ लोग मेंटली थोड़ा वीक होते हैं। इसलिए सर हॉस्पिटल को उज्जवल भविष्य के लिए क्या करें? सर हॉस्पिटल आप तो जा रहे हैं, आपके बाद नई जिम्मेदारी नए लोगों को मिल रहा है, उनके लिए सर कोई? जो नया लोग है वो हमसे भी ज़्यादा मजबूत है, उससे भी ज़्यादा। तो सर क्या लगता है कि आपके जाने के बाद हॉस्पिटल और अच्छे से चलेगा? ऐसा शुभकामना। बिल्कुल बिल्कुल। आजमगढ़ के अतरौड़िया से खबर है, जहां ताजिया ले जाने वाले रास्ते की विवाद की शिकायत पर उप जिलाधिकारी बुढ़नपुर टीम से पहुंचकर मौके पर निस्तारण किया। बता दें कि क्षेत्र के आजमगढ़ अतरौड़िया क्षेत्र के लोहरा गांव में ताजिया ले जाने वाले रास्ते पर गांव के कुछ लोगों द्वारा अवैध निर्माण एवं कब्जा करने की शिकायत पर गांव के ही फारूक आदि ने उप जिलाधिकारी बुढ़नपुर को शिकायती प्रार्थना पत्र देकर गाँव के ही केसर सिंह पुत्र विक्रम सिंह पर आरोप लगाया था कि हम लोगों की वर्षों से ताजिया इसी रास्ते से जाती थी। अब इस रास्ते पर केसर सिंह द्वारा बाउंड्री वाल बना लिया गया है, जिससे ताजिया का जुलूस निकालने में कठिनाई होगी। सांप्रदायिक मामला न हो तथा शिकायत पर गुणवत्ता परक निस्तारण करने हेतु आज उप जिलाधिकारी बुढ़नपुर नवीन प्रसाद अपनी टीम क्षेत्राधिकारी बुढ़नपुर नायब तहसीलदार धर्मेंद्र सिंह कानूनगो श्याम सुंदर यादव के साथ मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों की बात सुनी। इस दौरान एक पुरानी ताजिया मंगवाकर उस रास्ते से निकलवाया। इसके बाद दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। इस मौके पर थानाध्यक्ष रुद्रभान पांडे, लेखपाल समेत अन्य लोग उपस्थित रहे। आजमगढ़ के नवनिर्वाचित सांसद दिनेश लाल यादव देवरांचल के विकास के लिए अपने चुनावी संकल्प को धरातल पर उतारने के क्रम में लगातार प्रयास करते नजर आ रहे हैं और अपनी टीम के लोगों को निरंतर क्षेत्र में जाकर लोगों के बीच रहकर उनकी समस्याओं के निदान संबंधी योजनाओं का संज्ञान लेने का निर्देश दे रखा है। इसी क्रम में आज भोजपुरी फिल्म के मशहूर कलाकार मनोज टाइगर उर्फ पता से चाचा देवारा क्षेत्र का तूफानी दौरा किया। बाढ़ की चपेट में आने वाले गाँव में जाकर लोगों से उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी लिया तथा उसके निदान के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य योजना बनाकर उसे क्रियान्वित कराने की बात कही। इस अवसर पर क्षेत्र के विकास में अग्रणी भूमिका निभा रही संस्था देवारा विकास सेवा समिति के अध्यक्ष रामकेदार यादव ने देवारा क्षेत्र की जनता के दुर्दीन दूर करने के उद्देश्य से देवारा में पधारने के लिए उनका एक अंगवस्त्र से लेकर स्वागत किया तथा देवारा क्षेत्र की समस्याओं के प्रति गंभीरता के लिए उनका आभार प्रकट किया। मनोज टाइगर ने बताया कि सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने देवारा क्षेत्र में खासतौर पर उन्हें भेजा है और कहा है कि देवारा क्षेत्र में पूल, बस, सड़क सुविधा संपन्न अस्पताल के लिए जल्द से जल्द काम शुरू हो जाएगा। इस मौके पर देवारा विकास सेवा समिति के प्रमुख पदाधिकारी रामचंद्र निषाद, रामदुलार यादव, विनोद यादव, विजय निषाद, चौधरी यादव, हरेंद्र यादव आदि लोग मौजूद रहे। चिकनावा बाजार में
जैसा कि हम लोग वादा किए थे। और हम ही नहीं, उस वक्त भैया केदार भैया बता रहे थे और भैया बता रहे थे कि हर व्यक्ति निरहू हो गया था। निरहू के पॉइंट ऑफ व्यू से सबने वादा किए हैं। अब यहाँ की मूलभूत जो समस्याएं हैं, सबसे बड़ी समस्या है पुल, रोड, बांध, हॉस्पिटल। एक बात तो ये इन्होंने बताया कि रात में सांप काट लेता है, सारे सांप बाहर में निकलते हैं, घर में घुस जाते हैं और अगल बगल हॉस्पिटल नहीं होता। तो हॉस्पिटल, बांध, पुल, रोड और यहाँ से बनारस तक के लिए बस, ये हमारी मूलभूत समस्याओं का ये 1 साल के अंदर हम लोगों का संकल्प है कि ये काम कराना है। माननीय सांसद निरहुआ दिनेश लाल यादव जी इसके लिए कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं और ये हम सब लोग पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया का। पूरा देवारा इसी दिन का इंतजार कर रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और उम्मीद तो बरकरार, उम्मीद तो दुनिया का है। नहीं सर, देवारा और अच्छा परिणाम देगा आगे। हम चुनाव के पहले भी इस क्षेत्र में थे, चुनाव के बाद भी हैं। आजमगढ़ में जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने बताया कि संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा अपनी विविध स्वायत्त शासी संस्थाओं के माध्यम से विभिन्न प्रदर्शनकारी कलाओं के संरक्षण एवं संवर्धन का कार्य निरंतर किया जाता है। ऐसे प्रदर्शनकारी सांस्कृतिक विषयों तथा लोक गायन, लोक नृत्य, लोक वादन, आदिवासी नृत्य, आल्हा गायन, लोक नाट्य, भजन, ललित कला आदि के प्रतिभावान कलाकारों की खोज हेतु सांस्कृतिक प्रतिभा खोज का आयोजन जिला स्तर पर किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने बताया कि आयोजन हित कलाकारों को प्रदर्शन के लिए कोई शुल्क देना नहीं होगा। समस्त कलाकारों को अपने वाद्य यंत्र एवं संगीतकर्ताओं के साथ आयोजन में भाग लेना होगा। उन्होंने बताया कि इच्छुक कलाकार अब जिला सूचना कार्यालय आजमगढ़ से आवेदन फार्म भर प्राप्त कर दिनांक 1 अगस्त 2022 तक आवेदन फार्म जमा कर सकते हैं। खाद्य संरक्षण मानक प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त सचल खाद्य जांच प्रयोगशाला फूड सेफ्टी ऑन व्हील द्वारा आज बनकट अंजान सहित सकरी, जैनपुर और लाठघाट बाजार में विभिन्न प्रकार की दुकानों से 36 नमूनों की जांच की गई, जिनमें विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ, खोए से दूध से निर्मित मिठाइयों और सलाद की जांच की गई। जांच में लगभग 88.3% नमूने पास पाए गए तथा 11.7% नमूने फेल पाए गए, जिनमें रंग एवं स्टार्च की उपस्थिति पाई गई। जिनके नमूने फेल पाए गए उन्हें के विषय में समझाया भी गया कि भविष्य में इनका ध्यान रखें, इसकी पुनरावृत्ति न हो और आगामी त्यौहार की तैयारी हेतु स्वच्छता व शुद्धता का विशेष ध्यान दिए जाने हेतु निर्देशित किया गया। मेहनगर में पुलिस ने तमंचे के साथ सोशल मीडिया पर फोटो वायरल करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। अगर घटना के इतिहास के बारे में बात करें तो 30 जुलाई को उप निरीक्षक अभिषेक सिंह अपने पुलिस बल के साथ ग्राम करनेहुआ तिराहे पर मौजूद थे, जहां सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम टिसौरा के बाहर डी बाबा के पास पीपल के पेड़ के नीचे ग्राम टिसौरा का रहने वाला मनबड़ प्रवृत्त तथा अपराधी प्रवृत्त का गोलू पुत्र राधेश्याम सरोज बैठा हुआ है। उसके पास नाजायज असलाह है। कुछ दिन पूर्व इसके द्वारा फेसबुक तथा व्हाट्सएप पर अवैध तमंचा के साथ अपनी फोटो भी वायरल किया था। यदि जल्द किया जाए तो पकड़ लिया जाएगा और पुलिस ने तत्परता करते हुए इसे गिरफ्तार कर लिया। भदोही में आगामी मुहर्रम पर्व कानून एवं शांति व्यवस्था के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक सहित समस्त क्षेत्राधिकारी व थाना चौकी प्रभारी द्वारा पर्याप्त बल के साथ पैदल गश्त किया जा रहा है। प्रमुख मार्गों, चौराहों, बाजारों व भीड़भाड़ वाले स्थानों आदि पर भ्रमण कर संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु व वाहनों की चेकिंग की जा रही है। पैदल गश्त के दौरान आमजन व व्यापारियों से वार्ता कर उनको सुरक्षा का एहसास दिलाया जा रहा है। पर्वों के दौरान शांति व सौहार्द बनाए रखने की अपील की जा रही है। बता दें कि आगामी मुहर्रम पर्व एवं जनपद में कानून व शांति व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखने के दृष्टिगत डॉक्टर अनिल कुमार, पुलिस अधीक्षक भदोही के कुशल निर्देशन में राजेश भारती, अपर पुलिस अधीक्षक भदोही सहित समस्त क्षेत्राधिकारी, प्रभारी निरीक्षक, थाना अध्यक्ष, चौकी प्रभारी द्वारा पर्याप्त पुलिस बल के साथ थाना चौकी क्षेत्रों में सतर्क दृष्टि बनाए रखते हुए पैदल गश्त किया जा रहा है। जौनपुर में पुलिस अधीक्षक अजय साहनी के निर्देश में आगामी मुहर्रम त्यौहार को शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर बैठक की गई और बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जौनपुर अजय साहनी के निर्देशन में आगामी मुहर्रम त्यौहार के मद्देनजर शांति व्यवस्था के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक नगर व ग्रामीण समस्त क्षेत्राधिकारी व प्रभारी निरीक्षक थानाध्यक्ष द्वारा मौलवी, धर्म गुरुओं, पीस कमेटी के सदस्यों के साथ मीटिंग की गई और आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार के अराजक तत्व अगर कोई अराजकता फैलाने का माहौल बनाते हैं तो उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस आपके साथ है, किसी भी दशा में आप पुलिस के नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आमना बेगम के अपहरण के मामले ने फिर एक नया मोड़ आ गया है। 5 माह पहले इनका अपहरण हुआ था। बता दें कि मामला थाना भोगांव के ग्राम प्रतापपुर का है। यहाँ की निवासी नसीबन बेगम पत्नी सुकूर खान, निवासी ग्राम प्रतापपुर, थाना भोगांव, जिला मैनपुरी। नसीबन बेगम ने बताया कि उनकी पुत्री आमना बेगम का 5 माह पूर्व भोले यादव, रुपेंद्र यादव पुत्र इंद्रपाल व सीटू यादव
सीलू यादव और इसी यादव पुत्र भोले यादव ने उनकी बेटी का 5 माह पहले अपहरण कर गायब कर दिया था। 5 माह बीत जाने के बाद भी उनकी बेटी को पुलिस बरामद नहीं कर पाई। कल 29 जुलाई को करीब 9 बजे के लगभग एक अज्ञात मोबाइल नंबर से कॉल आती है, जिसमें आमना बेगम अपनी समस्याओं को बताते हुए कहा कि इन सभी लोगों ने और इनके अलावा मुझे राहुल गोपाल निवासी गढ़ कस्बा थाना भोगांव जिला मैनपुरी ने बेहोशी करके वेवर की तरफ किसी एक कमरे में बंद कर रखा है। मुझे बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं, जिससे मुझे यह जगह ठीक प्रकार से जानकारी नहीं है। ये लोग मुझे मारने की फिराक में, मुझे जल्द से जल्द इन लोगों को चंगुल से छुड़वा लो। नसीबन बेगम आज फिर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची, जहां उनकी बेटी की बताई हुई सारी बातें मैनपुरी पुलिस अधीक्षक से बयां की। पुलिस अधीक्षक कमलेश दीक्षित ने नंबर को सर्विलांस पर लगवा कर जल्दी उनकी बेटी को बरामद करने की बात कही। क्या कुछ बताया आमना बेगम की बहन ने, आइए सुनते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नाजमा बेगम है जी। आज आप एसपी कार्यालय आई थी, किस संबंध में आई थी, क्या कुछ मामला है? इस संबंध में आई हूँ। आज 5 महीने हो गए, हमारी बहन का कहीं अता पता नहीं चल सका। अभी तक तो ये आ रही थी सुनवाई में कि उसे मार डाला है। कल एक अचानक हमारे फ़ोन पे फ़ोन आया है, कह रही है कि हमें इन लोगों ने कहीं बंद कर रखा है कमरे में। अब हमें नहीं मालूम कौन सी जगह है, बाहर से ताला लगा हुआ है। और आज मैंने खाना नहीं खाया, इसलिए मैं होश में ही, ये लोग मुझे बेहोशी की हालत में रखते हैं और हमारी जान को खतरा है। ये सब भोला के जो लड़के हैं ये सब वहाँ बैठे हुए और दबाव से फ़ोन करवाया है। 2 घंटे बाद चली है तो हमने 100 नंबर पे कॉल लगाया तो उस पर कॉल लगा नहीं। फिर मैंने CO सर का नंबर लगाया, हमारे फ़ोन में था, तो वो कह रहे कि लड़की कहाँ जिंदा, वो तो कब की मर चुकी है, उसकी क्या आत्मा बोल रही है। मैंने सर आप आके तो देखिए, एक बार कॉल चल रही है, आप खुदा से बात कर लीजिए अगर हम झूठ बोल रहे हैं। तो उन्होंने ऐसे ही फ़ोन काट दिया। फिर इंस्पेक्टर के पास लगाया, रविंद्र सर जो हैं वहाँ, उनके पास फ़ोन लगाया तो उन्होंने कहा हम 2-4 लोग भेज रहे हैं, आप परेशान मत हो। तो वो लोग आए, उन्होंने भी आमना से बात की है कि आप कौन सी जगह हैं, कहाँ हैं। तो वो यही बता रही हमें नहीं मालूम हम कौन सी जगह हैं, कमरा बंद है और बाहर से ताला लगा हुआ है और हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकालो, हमारी जान को खतरा है। फिर भी इन लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया है। रात से ये टाइम हो गया, अब हट के हम यहाँ कप्तान साहब के पास आए। अच्छा, आज आप यहाँ एसपी कार्यालय आई थी, क्या कुछ आश्वासन दिया आपको? उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि हम कार्रवाई करेंगे और इस नंबर को सर्वेलांस पे डालेंगे, आप जाओ यहाँ से, आपकी कार्रवाई होगी। ठीक। और मैं कल आई हूँ, आमना की बड़ी बहन हूँ और हमारे फ़ोन पे कल कॉल आया आमना का कि मुझे कहीं कमरे में बंद करके रखा है, मुझे नहीं पता कौन सी जगह है, बाहर से ताला लगा हुआ है और कि ये लोग हमसे मतलब बेहोशी करके रख रहे हैं। खाना आज मैंने खाया नहीं, इसलिए मैंने बात कर ली है। कोई चार्ज पे फ़ोन लगा के गया है और क्या नाम, ये भोला और उसके 2-4-5 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट है। एक मतलब जेल में अभी 4 लोग ऐसे ही घूम रहे हैं और उन्हें क्या नाम, उन्हें तो उठाया ही नहीं, पुलिस ने पूछताछ भी नहीं करी। मैंने फ़ोन किया पुलिस के पास तो कह रहे हैं कि उसकी आत्मा बोल रही, वो तो कब की मर चुकी है। CO के पास फ़ोन किया तो ये जवाब दे रहे उधर से, और ना इंस्पेक्टर आए ना CO आए, कोई नहीं आए। 2-3 लोग भेजे उन्होंने वहाँ से, तो उन्होंने ऐसी पूछताछ करके फ़ोन भी की है, उन्होंने लड़की से बात की है, उन्होंने सिपाहियों ने तो कि कहाँ पे है, कौन सी जगह है, बस इतना कह के चले गए। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। कल चाहते तो लड़की मिल जाती और वो मिल जाएगी, कहीं बंद कर रखा है उसे। अगर नहीं की कार्रवाई तो उसकी जान को खतरा है बहुत। तो कब से गायब थी? ये 5 महीने हो गए हैं। कुछ जगह वगैरह बताई? कोई जगह नहीं बता रही है, अगर ताला लगा हुआ है, हमें अंदर बंद कर रखा है, हमें नहीं पता कौन सी जगह है। मैनपुरी में कारगिल युद्ध में शहीद हुए सुभाष सिंह चौहान पुत्र स्वर्गीय कालिका सिंह चौहान मैनपुरी से इटावा रोड पर करहल चौराहा रेलवे क्रॉसिंग के चंद कदम की दूरी पर ITI कॉलेज मैनपुरी के पास ग्राम सथनी में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता स्वर्गीय कालिका सिंह, पूर्व सैनिक माता श्रीमती विमला देवी, इनके 3 पुत्र थे। सुभाष चौहान के बड़े भाई स्वर्गीय दिनेश सिंह, सुभाष के छोटे भाई उपेंद्र सिंह, जिनकी एक बेटी अनुष्का, सुभाष चौहान की 2 बेटे हैं, राहुल चौहान, अतुल चौहान। सुभाष चौहान की शिक्षा क्रिश्चियन इंटर कॉलेज में मैनपुरी में हुई। काफ़ी लगन और मेहनत से ही अपने पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए आर्मी ज्वाइन, लेकिन चंद महीनों बाद ड्यूटी पर तैनात दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए 30 जुलाई 1999 को कारगिल युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। 2001 में मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह के कर कमलों द्वारा 19 राजपूत रेजिमेंट प्रतिमा का अनावरण किया गया। आज उनकी 23वीं पुण्यतिथि के अवसर पर शहीद की पत्नी श्रीमती कमलेश कुमारी, पुत्र अतुल चौहान, भाई राजकुमार सिंह सहित तमाम लोगों ने श्रद्धांजलि दी और उन्हें नमन किया। मेरा नाम अनुष्का चौहान। अनुष्का, आपसे जानना चाहेंगे, आपके ताऊ सुभाष चंद्र चौहान सेना में वीरगति प्राप्त हुए थे और आज उनकी 23वीं पुण्यतिथि है। इस आप क्या कहेंगे? मुझे बहुत गर्व महसूस होता है इसके ऊपर और मैं भी चाहूँगी कि मैं भी इस तरीके से सेना में जा सकूँ और अपने देश के लिए न्यौछावर हो सकूँ। मैं बहुत ही ज़्यादा गर्व महसूस करती हूँ इस बात के ऊपर कि हमारे परिवार से कोई सेना में गया। आपके गांव का भी नाम और आपके परिवार का भी नाम काफ़ी रोशन किया है और आप इन ऊंचाइयों को देखते हुए क्या आगे सेना में जाना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल जाना चाहूँगी।
कि आज यहाँ पे 23वीं पुण्यतिथि है सुभाष चंद्र चौहान जी की, इस बारे में क्या कहेंगे आप? 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान शहीद सुभाष सिंह चौहान को शहादत प्राप्त हुई थी और 23 वर्ष होने के बाद भी आज 30 तारीख को 30 जुलाई को उनका शहीद दिवस मनाया जाता है, जिसमें हम लोगों को सौभाग्य है कि 23 वर्षों से लगातार मैं उस कार्यक्रम में पुण्यतिथि कार्यक्रम में आ रहा हूँ। सुभाष सिंह चौहान एक सैनिक परिवार से थे और उनकी रगों में एक जो वीरता का भाव होता है उनके रगों में था और उसका अंतिम परिणीत शहीद के रूप में उन्हें प्राप्त हुई। निश्चित रूप से हम लोग क्षेत्र के लोग हैं, गौरवान्वित महसूस करते हैं तो आज के दिन में श्रद्धांजलि देते हैं। आजमगढ़ में नगर पालिका के सामने स्थित भारत सरकार द्वारा संचालित जन शिक्षण संस्थान आजमगढ़ द्वारा अपने ऑफिस और शहर के कई स्थानों पर साफ सफाई के साथ साथ जल जमाव को दूर किया गया। आपको बता दें कि सफाई के दौरान कार्यालय के सभी स्टाफ मौजूद रहे और स्वच्छता पखवाड़ा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं जन शिक्षण संस्थान के निदेशक आयुष कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि इस देश को साफ रखने का दायित्व सभी का है और इस देश में साफ सफाई रखकर हम अपने देशवासियों को बीमारियों से दूर कर सकते हैं। इस मौके पर कार्यक्रम अधिकारी राजेश कुमार सिंह, सहायक कार्यक्रम अधिकारी धर्मेंद्र सिंह, रविंद्र लाल, शशिकांत कुमार, नीरज वर्मा, ओपी सिंह, हबीब अहमद सहित पिंटू आदि लोग उपस्थित रहे। हमारे संवाददाता से बातचीत करते हुए शिक्षण संस्थान के निदेशक आयुष कुमार श्रीवास्तव ने क्या कुछ कहा, सुनिए। इस समय हम मौजूद हैं आजमगढ़ के नगर पालिका के सामने। हम यहाँ से गुजर रहे थे, हमने देखा कि कुछ लोग यहाँ पर साफ सफाई कर रहे थे। आइए जानते हैं कि साफ सफाई किस लिए की जा रही थी और ये जो 5-6 लोग मिलकर साफ सफाई कर रहे थे, इनका उद्देश्य क्या था। हाँ तो सर पहले आप अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम आयुष कुमार श्रीवास्तव है और मैं जन शिक्षण संस्थान आजमगढ़ का निदेशक हूँ। जी बता। यह साफ सफाई जो कराई जा रही थी ये किस कार्यक्रम? जी, ये स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम के द्वारा जो है ये साफ सफाई का कार्यक्रम हो रहा है। स्वच्छता पखवाड़ा का कार्यक्रम 15 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में हम लोग प्रतिवर्ष मनाते हैं और स्वच्छता पखवाड़ा का कार्यक्रम वर्ष 2016 से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत के सपने को पूरा करने के लिए भारत सरकार के द्वारा हर सरकारी संस्थानों में स्वच्छता पखवाड़ा का कार्यक्रम मनाया जाता है। इसी क्रम में हम लोग प्रतिवर्ष हर वर्ष स्वच्छता पखवाड़ा का कार्यक्रम अपने संस्थान में मनाते हैं। आज स्वच्छता पखवाड़ा का अंतिम दिन है। इस अंतिम दिन में श्रमदान का कार्यक्रम तथा हमने अपने ऑफिस में तथा हमारे प्रशिक्षण केंद्र में साफ सफाई का एक अभियान चलाया तथा हमारे ऑफिस के इर्द गिर्द और ऑफिस के प्रांगण में जो भी गंदगी, कचरा और जो भी गंदगी का जमाव था उसको हम लोगों ने साफ सफाई किया।